इस वक्त हम लोग सिवान के गोरिया कोठी में मौजूद हैं। गोरिया कोठी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आए हुए थे और महाराजगंज लोकसभा से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भाजपा से खड़े हैं और इंडिया गठबंधन के तरफ से आकाश सिंह खड़े हुए हैं। और अभी अभी यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण खत्म हुआ है। यहाँ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या चुनावी मुद्दे हैं और वो आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं। तो बताइए सर कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अभी मिल जाते जी, आने वाले समय में अगर हो सकता है उनका सरकार बने, किसका बनेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। अगर वो आपसे मिल जाते तो आप उनसे क्या कहते कि अगर आने वाली सरकार में वो 5 वर्षों में वो कौन सा बदलाव है जो आप उनसे देखना चाहते हैं? सर, विगत 10 वर्षों में उनके कुशल नेतृत्व में हमारा देश जो 70 वर्षों में नहीं कर पाया है, मात्र 10 वर्षों के अल्प अवधि में विकसित राष्ट्र के पथ पर माननीय और श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अग्रसर है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के कुशल नेतृत्व में बिहार के लोग अपने बहुत हद तक दुखों से निजात पा चुके हैं। ठीक है, और बिहार की जनता और देश की जनता ये चाहती है कि पुनः मोदी जी के नेतृत्व में एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बने और देश को विकसित राष्ट्र के श्रेणी में और प्रदेश को विकसित राष्ट्र के श्रेणी में लाने का वो काम करे। और इसलिए बिहार और भारत की जनता बहुत ही क्लियर है कि स्पष्ट बहुमत नहीं, 400 पार जाके अब की माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुमत देने जा रही है, ताकि उनको करे से करे निर्णय लेने के लिए किसी भी दबाव का सामना ना करना पड़े। और आने वाले 2025 के चुनाव में पुनः नीतीश जी को बिहार की जनता स्पष्ट बहुमत देने का मन बना चुकी है। उन्होंने विगत 10 वर्षों में जो कुछ भी किया है, शब्दों में उसको आंकना कहना बहुत कम है। बिहार की जनता बहुत ही संतुष्ट है और उनके नेतृत्व के प्रति आस्थावान है। कई जगह जैसे अभी कुछ दिनों पहले हम हाजीपुर में मौजूद थे, तो वहाँ की कुछ जनता ये कह रही थी कि मोदी जी ने देश के लिए तो किया है लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। जैसे एक बार उन्होंने 1.25 लाख करोड़ पैकेज देने का ऐलान किया था और उस पैकेज में से बिहार को कुछ नहीं मिला। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर अभी तक नहीं मिला है तो हम उन्हीं से उम्मीद और आशा कर सकते हैं कि बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेट कैटेगरी का दर्जा देंगे और बिहार का चौमुखी विकास कराएंगे। क्योंकि दूसरे जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं उनमें ना ही तो नरेंद्र मोदी के समकक्ष नेतृत्व करता है जो हमारे देश प्रदेश को विकसित राष्ट्र के पथ पर अग्रसर कर सके, और ना ही उनसे बिहार और देश की जनता को कोई उम्मीद है। दूसरी बात है भाई साहब कि आप बताओ, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप एक पत्रकार हैं, सामाजिक लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए क्या उनका जो है 25 दलों का गठबंधन, उसमें अब तक का नेतृत्वकर्ता कौन है? कोई नहीं। ये आज तक वो निर्णय नहीं कर पाए हैं कि देश का नेतृत्व कौन करेगा। फिर बताइए, उससे जो है विकास का उम्मीद करना बेमानी, निरर्थक और बेमानी है। काफ़ी समय से राहुल गांधी, पहले पूरा प्रश्न सुन लीजिएगा, काफ़ी समय से राहुल गांधी पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं और अभी 75 साल के उम्र में 75 साल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उम्र ज़्यादा हो गया और जब से सरकार में आए हैं यानी 2014 से, उससे काफ़ी पहले से भी वो काफ़ी धुआंधार चुनाव प्रचार करते रहते हैं और हमेशा लोग कहते हैं कि वो चुनावी मोड में ही रहते हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का पद यात्रा धीरे धीरे भारत में अपनी जगह बना रहा है या अभी मोदी का करिश्मा कायम है? भाई साहब, माननीय राहुल गांधी जी ने जो पद यात्रा किया है उसके बारे में मैं भी जानता हूं। रही बात कि राहुल जी के मन में क्या है भारतवासियों के प्रति, बिहार वासियों के प्रति, बहुत ही स्पष्ट हो चुका है उनके मैनिफेस्टो से। कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण को, मुस्लिमों को उसमें डाका डाल के उसके हकमारी करके मुस्लिमों को रातों रात उन्होंने क्या किया है, आरक्षण दे दिए। और पुनः कहते हैं कि सरकार में आएंगे हम तो ओबीसी, सीएसटी और भी जो अत्यंत SC/ST को मिलने वाली ओबीसी आरक्षण के हक में से निकाल के हम एक खास विशेष समुदाय को वोट बैंक की खातिर देंगे।
ये कितना बड़ा अन्याय है। नहीं, किस तरह का आरक्षण दिया, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। आप कर्नाटक जो है, पहले से वहाँ जो ओबीसी एसटी एससी को मिलने वाली आरक्षण का जो कोटा तय था, उनके नेतृत्व में सरकार बनने के बाद रातों रात उन्होंने क्या किया है, उस कोटे में से कुछ हिस्सा निकाल के मुस्लिमों को ओबीसी बना के उसी में शुमार कर दिया। तो ये हिस्सा पे किसका डक मारी, इस हिस्से पर किसका अधिकार छीना। कितना आरक्षण मिलता था पहले वहाँ ओबीसी को? 27% था। तो उसमें से कितना परसेंट अब उसमें मुस्लिम को ओबीसी बना दिया। तो एक ओबीसी तो हर समुदाय में है जी, मुस्लिम में भी है, हिंदू में भी है। जिन मुस्लिमों का एक अलग से रिजर्वेशन है। उसके बाद ओबीसी का जो मिलने वाला तय कोटा था उसमें भी उसको शामिल कर दिया। तो ये उनका मैनिफेस्टो बताता है कि खास वोट बैंक के लिए वो निरंतर और उनकी पार्टी जो है लगातार काम करते रही है। अच्छा। हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये, भाई साहब आप पढ़े लिखे लोग हैं, कि इस देश में विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न खान पान, विभिन्न वेशभूषा के लोग एक साथ प्रेम से रहते हैं। विविधता में ही एकता, अनेकता में ही एकता इस भारत की प्रजातंत्र की खूबसूरती है। और इस खूबसूरती को लोकतंत्र का दम भरने वाला अपने कार्य संस्कृति से, अपने कथनी और करनी के काम को उजागर कर दिया है, जो देश की जनता और बिहार की जनता जानती है। अभी उनको काम करने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे भारत में जैसे मान लीजिए कितनी भी आबादी हो, मान लीजिए कि 100% का आंकड़ा किया जाए जी, तो मुस्लिमों की आबादी 15% के करीब होगी जी, या 20%? जी, मान लीजिए अभी बढ़ी है। सारे अल्पसंख्यकों को मिला दिया जाए तो 20%। जी। इसको आप कैसे देखते हैं? आखिर राहुल गांधी बहुसंख्यक को छोड़कर, जी, जैसा कि मतलब भारतीय जनता पार्टी कहती है, जी, बहुसंख्यक को छोड़कर अल्पसंख्यक की राजनीति क्यों करती है? क्या कारण है कि वो 15 वोट के लिए 100 में 15 और 20 वोट के लिए 80 लोगों के खिलाफ जाती है? इसका मुख्य कारण है, देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि एक बेहतर नेतृत्वकर्ता थी और मैं उनका सम्मान भी करता हूं, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो उनमें क्वालिटी था। कौन सी क्वालिटी नेतृत्व, अच्छी नेतृत्व करता थी, लेकिन उन्हीं के वंशज होने का दम इनको है, लेकिन इनमें उस तरह की क्वालिटी नहीं है। रही बात उन विशेष जाति का ख्याल क्यों करते हैं, तो वो जो है वोट बैंक की राजनीति के ख्याल से लगातार लंबे समय तक 70 वर्षों तक देश के शासन में रहने के बाद विशेष रियायत सुविधा बहुसंख्यकों की अपेक्षा अल्पसंख्यकों के प्रति हमेशा उदारता पूर्वक वो सोचती रही है, करती रही है, जबकि बहुसंख्यकों के प्रति वो नजरिया नहीं रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की। अच्छा, ये बताइए, अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे थे, भाजपा का शुरू से ही नारा रहा है कि अब की बार 400 पार, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अब की बार 150 के नीचे एनडीए गठबंधन सिमट जाएगी। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, वो उनका एकदम विश्वास है ये 400 पार होगा। हाँ, और पूरा हम लोगों का, पूरा जनता का विश्वास है 400 पार होगा। जो मोदी जी काम किए हैं, जनधन का काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, कितना गिनाया जाए, बहुत नेता लोग तो गिना दे, हम लोग तो आम आदमी। कोई 4-5 काम बहुत बता दे सर। एक ही आदमी का बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए 4-5 काम है आपको। जनधन वाला है, उसके बाद रसोई गैस है, उसके बाद है 5 लाख रुपया। रसोई गैस काफ़ी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी महंगा है, इस पे क्या? महंगा कहाँ है, 901 रुपया में मिल रहा है, उसमें भी सब्सिडी मिल रहा है, 200 कुछ रुपया सब्सिडी मिल रहा है, तो 700 रुपया का आ रहा है। महंगा कहाँ है? वो तो राहुल गांधी बताया कि 1200 रुपया मिल रहा है। डीजल पेट्रोल के दाम के बारे में? डीजल पेट्रोल का दाम सही है। देखिए महंगा जो काम बढ़ेगा मलमलिया में आपको, सर हम बता रहे हैं, रुकिए मलमलिया में हम लोग नहीं, सपनों में नहीं देखे थे कि अमेरिका जैसा पुल बन गया है मलमलिया में। अमेरिका उस पर चढ़ने पर लगता है कि हम लोग पटना आपको अटल पथ पर हैं, अटल पथ जैसा लगता है मलमलिया। तो मोदी जी का काम बोलता है, और उन लोगों को खाली देखिए, वो लोग भ्रष्टाचार। अभी 40 करोड़ रुपया पकड़ा गया आपको आगरा में, एक जूता व्यापारी के पास कितना मैंने 2700 जो है भ्रष्टाचारी जेल में है। 400 करोड़ 500 करोड़ रुपया लेकर उस जेल में चला गया। 2-4 काम बताइए जो आप, अगर एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बन जाती है, हाँ, उससे आप चाहते हो कि वो
आने वाले समय में वो काम करें। एक काम, एक देश एक कानून, यूजीसी लागू। यूजीसी, हाँ, एक देश एक कानून, सिविल कोड, सिविल कोड। हाँ जी, वो सब लोग चाहता है और हिंदू राष्ट्र सब लोग उससे चाहता है। जी आप जो कह रहे हैं क्या किया है, तो 70 वर्षों तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही। अभी तक इतिहास साक्षी है और आप भी साक्षी हैं कि अभी तक प्रति व्यक्ति को लक्षित करके सरकार की कोई भी जन कल्याणकारी योजना नहीं रही 70 वर्षों में। माननीय नरेंद्र जी ने बिहार और पूरे संपूर्ण देश के कृषकों के माली हालत, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नहीं, अभी तो काफी समय से किसान आंदोलन चल रहा था, 1 वर्षों तक आंदोलन चला। वो कृषकों का जो झुंड था ना, वो राजनीतिक प्रायोजित कृषक थे, लाखों की संख्या में कृषक। जी हाँ, मैं जानता हूँ। हिंदुस्तान में सिर्फ उतने ही कृषक नहीं हैं, बाकी प्रदेशों के कृषक जितने खुश महसूस कर रहे हैं शायद इसके पहले नहीं किए हैं। क्या मिल रहा है उनको 6,000 का तो सबसे पहले आर्थिक सहायता मिल रहा है। कितने दिनों में? साल भर जी, एक बरस में। दूसरी नंबर बात, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, आयुष्मान भारत वाला हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को। तीसरी नंबर, गरीबी रेखा से जीने वाले 70% लोगों को। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या कहेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, ये तो जो है हर राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा दी जाने वाली दान है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने दिया है तो कांग्रेस भी उसमें पीछे नहीं है, सपा भी पीछे नहीं है, ममता भी पीछे नहीं है। सबसे ज़्यादा चंदा तो भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पार्टी जो होगा उसको सबसे ज़्यादा चंदा मिलेगा। उसके बाद जो उससे लोकप्रिय है उसको मिला, उसके बाद जो है उसको मिला। हम सबसे ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, तो ज़्यादा हम आपके राहुल गांधी आपसे मिल जाए तो क्या कहेंगे उनसे? हम उनसे यही करेंगे कि अभी आप देश की इतिहास और भूगोल, देश के इतिहास और भूगोल को समझें और भारत की 145 करोड़ लोगों में से जो गरीब लोग हैं उनके जीवन की कठिनाइयों को करीब से परखने समझने का प्रयास करें और उनके लिए बेहतर से बेहतर योजना बनाने का प्लान करें। उसके बाद मैंने अपने ज्ञान को अर्जित करें कि बिहार का भूगोल, देश का भूगोल और इतिहास के अनुरूप अपने आप को तैयार करें, ज्ञान अर्जित करें और भविष्य में जो है उसकी तैयारी करें। अभी तो माननीय नरेंद्र जी के समक्ष वो कहीं भी नहीं हैं। और भी लोग हमारे साथ। जी ठीक है। क्या मुद्दा है इस बार? चुनावी मुद्दा क्या है? किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोट करने? चलिए इस बार विकास के मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। और 2014 में 27-28 हम लोग सीट बिहार से दिए थे और 2019 में हम लोग 39 दिए थे और इस बार हम लोग 40 के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहे हैं। और महंगाई, बेरोजगारी आपके लिए कोई मुद्दा है? ना, महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं। आगे से चलिए, तो अभी कुछ कहेंगे? कुछ मुद्दा है आपका चुनावी मुद्दा? हमारे मुद्दा है कि मोदी सरकार बिहार विकास, भारत विकास जी आपकी 4 सौ का पार होगा। काफ़ी लोग ये बात कह रहे थे कि मोदी सरकार ने भारत के लिए तो किया है लेकिन बिहार को कुछ नहीं दिया। इस पे क्या कहेंगे? क्या बिहार के लिए? स्पेशल पैकेज का अनाउंस किया था एक बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसमें से कुछ हिस्सा भी नहीं मिला बिहार को। स्पेशल पैकेट का अनाउंस किया था, उसमें कुछ नहीं मिला। हम लोग को यही उनसे अनुरोध है कि यहाँ पर बिहार में कल कारखाना का ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और बेरोजगार दें। यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार रही है। 17-18 महीने आरजेडी के साथ सरकार थी, लेकिन फिर भी बिहार से पलायन नहीं रुका है। लोग आज भी यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं और जाके दूसरी जगह नौकरी करते हैं। इस पर क्या कहेंगे सर आप? जी, लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी कर रहे हैं और लगभग 4 कार्यकालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार है। इस पर क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे सरकार कभी अस्थायी यहाँ पर रही नहीं। 5 साल अस्थायी रह जाती, अगर बीजेपी की सरकार 5 साल अस्थायी अगर बिहार में रहती। बीजेपी की तो सरकार थी, नीतीश कुमार 5 साल तो नहीं थी। 2005 से है। नहीं, 5 साल तो एक तरह नहीं थी। शुरुआत में तो थी। शुरुआत में थी तो कितने देर की थी? 7.5 साल में अच्छा काम कितने देर विकास का काम उस समय तो जो 7.5 साल में उस समय काम हुआ था, विकास हुआ था। इस समय इधर कभी उधर होते हैं, इसलिए तो विकास का काम नहीं हुआ है। जो नीतीश हिंदू पर वोट दे रहे हैं, काम खत्म कीजिए। हम लोग तो यही कहेंगे। गलत बात कैसे है? जो हम कहेंगे 1990 से 2005 तक ले जो लालू जी गुंडागर्दी करवाएं उसका सुधार नीतीश बाबू किए हैं।
हैं 2006 से लेके 2024 तक लोग काम किए हैं। हाँ, आज भी अगर थी वो तो बीच में भटक गए, 17 महीना के लिए वो भटक गए। चलिए, इस समय हम लोग सिवान के गोरिया कोठी में मौजूद थे और यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनावी यात्रा हो रहा था। आप देख रहे थे द रूट्स न्यूज़। नमस्कार।